आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चिंतन, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं। ये हमारा क्लास नंबर 29 है। हमने इससे पहले 28 क्लास और पढ़ लिए हैं। ये हमारा क्लास नंबर 29 है। ठीक है, चलिए हम पढ़ने वाले हैं चिंतन यानी कि थिंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो चिंतन है वो, देखिए सबसे पहले जो चिंतन क्या है, तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। यानी कि कोई भी प्राणी रहे, है ना, तो कोई भी प्राणी है यानी कि उसमें क्या पाया जा रहा है, चिंतन पाया जा रहा है। और ये एक कैसी प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन सोते जागते दोनों समय चलते रहता है ना। देखिए जब हम जगे हुए में रहते हैं तो हम किसी वस्तु के बारे में, है ना, प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु के बारे में हम चिंतन करते हैं। जबकि हम जब सोते हैं तो क्या होता है, हमारा मन जो है वह किसी न किसी वस्तु या घटना के बारे में सोचते रहता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए आगे। तो आगे है हमारा चिंतन का अर्थ। तो चिंतन का अर्थ होता है सोचना या फिर विचारना। ठीक है, चलिए अब देखिए चिंतन, जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उस समस्या के प्रति सोचता यानी कि सोचता विचारता है। इसी सोचने विचारने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, चिंतन नाम देते हैं। यानी कि चिंतन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे समक्ष क्या होने चाहिए, कोई न कोई एक ऐसी वस्तु या समस्याएं होनी चाहिए जिसे के बारे में हमें जानने की जिज्ञासा होगी, है ना। तो हम उस वस्तु के बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे विचारेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, किसी वस्तु या समस्या चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, उस वस्तु या समस्या के लिए हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। यानी कि जो भी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, मानसिक प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, एक नाम दे देते हैं चिंतन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ड्रेवर। देखिए ड्रेवर क्या कह रहे हैं, चिंतन एक मानसिक क्रिया है। यानी कि ड्रेवर ने क्या कहा है चिंतन के बारे में, तो चिंतन एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, दूसरा है रॉस। रॉस की परिभाषा बहुत पूछी जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यानी कि ड्रेवर क्या कहते हैं, केवल मानसिक क्रिया है ना, चिंतन को क्या कह रहे हैं, मानसिक क्रिया है। जबकि रॉस कह रहे हैं कि यह एक संज्ञानात्मक पक्ष में, है ना, यानी कि जो हमारा संज्ञान है उसी पक्ष में ही ये जो चिंतन है वो आता है। ये बोल रहे हैं हमारे रॉस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है वुडवर्थ की। देखिए वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, तो किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया ही क्या कहलाती है, चिंतन कहलाती है। ठीक है, तो वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, वुडवर्थ के अनुसार समस्या होनी चाहिए। उस समस्या के प्रति हम जो भी मानसिक क्रियाएं कर रहे हैं वही क्या कहलाती है, चिंतन कहलाती है। ये हमारे कहते हैं वुडवर्थ। ठीक है, चौथे में आ रहे हैं हमारे क्रो एंड क्रो। देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है चिंतन, तो किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। यानी कि क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि चिंतन एक प्रकार की योग्यता है ना, जो हमारे सफल जीवन के क्या है, मूल से जुड़ी हुई है। यानी कि उसी चिंतन से हमारे जो जीवन है उसकी उत्पत्ति होती है। ये कह रहे हैं हमारे क्रो एंड क्रो। ठीक है, चलिए अगला है हमारा पांचवा, जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड क्या कर रहे हैं कि चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जैसे जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है। यानी कि जेपी गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं, तो जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि यह चिंतन जो है वह कैसी क्रिया है, मनोवैज्ञानिक क्रिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं ना। तो देखिए ड्रेवर क्या कह रहे हैं, तो ड्रेवर कहते हैं केवल सामान्य क्रिया के बारे में बता रहे हैं ना, मानसिक क्रिया बोलते हैं। जबकि रॉस क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष में हम होने वाली जो मानसिक क्रिया है उसी को इन्होंने क्या कहा, चिंतन कह दिया। जबकि जो जेपी गिलफोर्ड वो क्या कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक क्रिया है ना। चिंतन कैसी क्रिया है, मनोवैज्ञानिक क्रिया। क्रो एंड क्रो के अनुसार योग्यता है और वुडवर्थ के अनुसार क्या है, समस्या के समाधान खोजने की मानसिक क्रिया। यानी कि समस्या से जुड़े हैं वुडवर्थ
क्रो एंड क्रो योग्यता से जुड़े हैं, रॉस संज्ञानात्मक पक्ष से, ड्रेवर के लिए केवल मानसिक क्रिया है, जबकि जेपी गिलफोर्ड क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक क्रिया मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा ट्रिक, है ना, कि अगर ड्रेवर का आया तो केवल सामान्य से लेंगे, रॉस का आया तो हम क्या देखेंगे, संज्ञानात्मक देखेंगे, वुडवर्थ के लिए समस्या है और क्रो एंड क्रो के लिए क्या है, योग्यता है, जबकि जेपी गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक की बात करता है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, चिंतन को परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग चिंतन के बारे में। तो सब अब आ रहा है हमारा चिंतन की विशेषताएं। देखिए, चिंतन की विशेषताएं यहाँ से प्रश्न बनते हैं, है ना। चिंतन कैसी प्रक्रिया है, तो चिंतन जो है वह जटिल मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया तो है ही, है ना, लेकिन कैसी है, जटिल है। ठीक है, दूसरा है चिंतन समस्या होने पर ही होती है, यानी कि चिंतन के लिए क्या जरूरी है, कोई समस्या जरूरी है ना। जब तक समस्या नहीं होगा हम चिंतन नहीं कर सकते। ठीक है, चिंतन आंतरिक प्रक्रिया है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया, हमारे मनोदशा में समाहित है ना, ना कि बाहरी है। ठीक है, तो चिंतन कैसी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा पर निर्भर है ना। जब तक भाषा नहीं होगा हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, है ना, यानी कि उस वस्तु के बारे में हम कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो चिंतन होने के लिए क्या, अभिव्यक्ति के लिए भाषा होना जरूरी है ना। चलिए अब देखिए पांचवा क्या है, तो समस्या समाधान में सहायक होती है, यानी कि चिंतन क्या होती है, समस्या समाधान में सहायक होती है, क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण होती है, यानी कि हम चिंतन को कैसे करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। यदि किसी समस्या को जानना है ना, तो सबसे पहले समस्या चाहिए हमें, है ना, फिर समस्या के बारे में हम छानबीन करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, जो हम जो भी चिंतन करते हैं वो एक क्रम से करते हैं, है ना, और तर्क के साथ में करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में जो चिंतन है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। सभी के सोचने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब चिंतन के प्रकार के बारे में। चलिए तो देखिए चिंतन के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा स्वली चिंतन, जिसे हम ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। दूसरा है हमारा यथार्थवादी चिंतन, जिसे हम रियलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। ऑटिस्टिक थिंकिंग, देखिए ऑटिस्टिक स्वली चिंतन क्या है, ऑटिस्टिक थिंकिंग, तो ऐसे चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और दशाओं, है ना, यानी कि हम कल्पना में जो सोच रहे हैं, ऐसे सोचने को हम क्या कहते हैं, स्वली चिंतन कहते हैं। इसी को हम ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। हम मतलब कि सपने में जी रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा कहूँ तो क्या है, सपने में जी रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ड्रीम्स, हमारे जो सपने हैं, ठीक है, स्वप्न चित्र, ठीक है, अभिलाषा कल्पित चिंतन, यानी कि हम जो भी अभिलाषाएं कर रहे हैं, जैसे कि टीचर बनने की, है ना, तो ये हमारी क्या है, कल्पना है, और इसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो ऐसा सोचना हमारा क्या है, स्वली चिंतन है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, तो यह एक काल्पनिक है ना। कैसी थिंकिंग है, तो काल्पनिक थिंकिंग है। चलिए आगे देखते हैं इसकी जो खासियत है ना, वो क्या क्या है। स्वली चिंतन की जो खासियत है, यह काल्पनिक होती है, असत्य होती है ना। देखिए हमेशा सत्य नहीं होती है, अवास्तविक होती है। ठीक है, वास्तविक तो होता ही नहीं है। हम स्वली चिंतन किसके बारे में करेंगे, जो अवास्तविक है ना। हम यहाँ बस क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, प्रकृति का होता है। ठीक है, यानी कि कैसी प्रकृति का है, तो काल्पनिक है, असत्य है और अवास्तविक है। जहाँ व्यक्ति कोरी कल्पना करता है, जिसका, है ना, रियल यानी कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे थिंकिंग को ही हम क्या कह रहे हैं, ऑटिस्टिक थिंकिंग यानी कि स्वली चिंतन कह रहे हैं। जैसे कि देखो उदाहरण में, बालक सोच रहा है कि मेरे पास पढ़ाई, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत लिखा है ना, बालक सोच रहा है कि मेरे पास पढ़ाई नहीं, यहाँ पर कुछ गलत है ना। अच्छा, बालक सोच रहा है कि मेरे पास पढ़ाई करने के बाद कार होगा, बंगला होगा, पैसा होगा, यानी कि बालक यहाँ पर क्या सोच रहा है कि जब मैं पढ़ाई करूँगा, है ना, तब मेरे पास क्या होगा, कार होगा, बंगला होगा, पैसा होगा, है ना। ये सभी चीज़ें के बारे में सोच रहा है। तो ये क्या हो गया उसका, देखिए ये आगे चलकर सत्य हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर ये कैसा है, काल्पनिक है ना, असत्य कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें यहाँ पर
रियल की बात नहीं हो रही है, असत्य की बात है ना, अवास्तविक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो किसके बारे में सोच रहा है, भविष्य के बारे में सोच रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता। सही बात है, इससे समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? स्वली चिंतन जब हम कर रहे हैं, है ना, यानी कि भविष्य के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो वहां पर समस्या का समाधान नहीं होगा, है ना। समस्या का समाधान कब होगा? जब हम किसी घटना का, है ना, तुरंत घटित हो रहा है और उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में हम कोई निर्णय ले पा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सोचने पर हमें क्या मिल जाएगा? उस समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन हम जब स्वली चिंतन करेंगे तो हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा, है ना। देखिए आगे क्या है इसका पॉइंट, तो इससे सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, वही बात है, यहाँ पर कोई परिणाम ही नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, कोई निर्णय पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे सकारात्मक नहीं है, बल्कि क्या है, नकारात्मक पक्ष को बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरे के बारे में। तो दूसरा है हमारा यथार्थवादी चिंतन, जिसे हम रियलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए यथार्थवादी चिंतन क्या है? तो यथार्थवादी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिससे किसी समस्या का समाधान व्यक्ति कर पाता है। ठीक है, यानी कि ये एक रियल थिंकिंग है। यहाँ पर हमें किसी समस्या का समाधान मिलेगा, हम किसी निर्णय पर भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो देखिए इस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचना या तर्कना की संज्ञा दी है। यानी कि जो यथार्थवादी चिंतन है उसे क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने? विवेचन करना, या फिर इसी को हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं, तर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि किसी की कार अचानक रुक जाने की स्थिति में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कहीं कार का पेट्रोल खत्म तो नहीं हो गया है, कहीं इंजन खराब तो नहीं हो गया है। इस प्रकार ये सोचना क्या है, रियल है, क्योंकि वह तुरंत ही अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। अगर देखेगा पेट्रोल की समस्या है तो पेट्रोल से वो अपना समस्या हटा सकता है ना। अगर इंजन खराब है तो इंजन से वो क्या कर सकता है अपना, यानी कि यहाँ पर क्या है, रियल की बात हो रहा है ना, यानी कि तुरंत यदि उसका परिणाम मिल जा रहा है कुछ ही समय में, तो ऐसा सोचना हमारा क्या है, यथार्थवादी चिंतन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो यथार्थवादी चिंतन है वो क्या होता है, सत्य होता है, वास्तविक होता है और सकारात्मक परिणाम भी देता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो यथार्थवादी चिंतन है उसके भी और प्रकार हैं। ठीक है, तो यथार्थवादी चिंतन के प्रकार क्या क्या हैं? अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन, ये 3 प्रकार हैं। तो अभिसारी जिसे हम मूर्त या निगमनात्मक चिंतन कहते हैं, अपसारी जिसे हम अमूर्त चिंतन या फिर आगमनात्मक चिंतन या फिर इसी को सर्जनात्मक चिंतन के नाम से भी हम जानते हैं, जबकि आलोचनात्मक चिंतन जिसे हम इवेल्युएटिंग थिंकिंग या फिर इसी को हम क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे सभी को। देखिए यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, अभिसारी चिंतन, तो देखिए अभिसारी चिंतन मतलब कि संकुचित चिंतन होता है। संकुचित कहने का मतलब है यदि हम किसी समस्या को देख रहे हैं और केवल समस्या के एक ही पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे पक्ष या तीसरे पक्ष पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, तो ऐसे चिंतन को हम क्या कहेंगे, अभिसारी चिंतन कहेंगे। यानी कि कोई समस्या है और समस्या के हम केवल एक पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो अगर एक पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा सोचना हमारा क्या कहलाएगा, तो ऐसा सोचना हमारा कहलाएगा अभिसारी चिंतन कहलाएगा। ठीक है, इसमें समस्या के एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, यानी कि हमारा जो ध्यान है वो क्या हो जाता है, समस्या के केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित रहता है और एक ही समाधान प्राप्त हो पाता है ना। जैसे 2 गुना 5 है, कितना होगा ये तो हम बता देंगे 10, लेकिन हम उसके बारे में और कुछ नहीं सोच रहे हैं ना। इसका समाधान बंद अंत यानी कि क्लोज्ड इंडेड वाला होता है। ठीक है, इसे निगमनात्मक मूर्त या फिर मूर्त चिंतन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए निगमनात्मक चिंतन कहने का मतलब है कोई नियम दे दिया गया है ना, या सूत्र दे दिया गया, तो सूत्र के बारे में आप क्या सोच सकते हो, सूत्र केवल एक पक्षी होता है ना, द्विपक्षी तो है नहीं, है ना।
अगर कई मैं उदाहरण दे दूँ, ठीक है, तो उससे संबंधित आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं, है ना, उसी से रिलेटेड बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आगमनात्मक हो जाएगा। तो आगमनात्मक यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, निगमनात्मक है। तो निगमनात्मक कैसा है, तो कोई समस्या है यानी कि कोई रूल है, तो रूल को हम बदल नहीं सकते, यानी कि वो क्या है, एक दिशी है, यानी कि एक पक्षी है। तो एक पक्षीय चिंतन हमारा क्या कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। अगर द्विपक्षी है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपसारी चिंतन। चलिए देखिए, अपसारी चिंतन जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होता। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक यानी कि जो क्रिएटिविटी है का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। यानी कि यदि मैं कहूँ, है ना, कि कोई बॉल है ना, तो बॉल है, मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो बॉल के आप क्या क्या पक्ष को देख सकते हैं, ये मैं पूछूं, तो आप कोई बालक क्या कह सकता है कि बॉल जो है वह हरी रंग की है। कोई बालक क्या कह सकता है कि बॉल जो है वह अंदर से खोखली होती है। तो यहाँ पर क्या है, एक बालक ने एक गुण बताया, दूसरे बालक ने दूसरा गुण बनाया, तीसरे बालक ने तीसरा गुण बताया, चौथे बालक ने चौथा गुण बताया, यानी कि उस समस्या के बहुत सारे बिंदु बता दिए। तो ये हमारा कैसा थिंकिंग हो गया, अपसारी थिंकिंग हो गया। ठीक है, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, बालक की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, यानी कि बालक जो है वह किसी भी समस्या की विशेषताओं का यहाँ पर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दो प्रश्न ले लेता हूँ, ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर मैं दो प्रश्न ले लेता हूँ कि भारत की राजधानी, सबसे पहले मैं लेता हूँ, बच्चे से पूछूंगा कि भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चे से, है ना, भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, सभी बच्चे एक पक्ष हो गया ये, है ना, ये कैसा हो गया प्रश्न मेरा, एक पक्षी हो गया। तो यहाँ पर बच्चे क्या बोलेंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना। कोई और कुछ बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता, है ना, मतलब कि इसका केवल एक ही आंसर है ना। तो ये हमारा कैसा थिंकिंग हो गया, तो ये हमारा हो गया अभिसारी थिंकिंग हो गई। ये कैसा हो गया, हमारा अभिसारी हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, हमारा अभिसारी हो गया है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर मैं कहूं, देखो इसी प्रश्न को मैं क्या बना देता हूं कि भारत की है ना राजधानी की विशेषताएं बताइए, की विशेषता पूछ देता हूँ, राजधानी की विशेषता, है ना। तो कोई बोल सकते हैं नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, तो पहला बालक क्या बोल सकता है, तो ये नई दिल्ली, यानी कि उसने केवल नाम बता दिया भारत की राजधानी की, है ना। दूसरा बालक क्या बता सकता है कि दिल्ली जो है वह हमारा हार्ट कहलाता है ना, तो हार्ट कहलाता है, ऐसे बता सकता है। कोई और क्या बता सकता है, तो दिल्ली की विशेषताएं बता सकता है, वहाँ की पॉपुलेशन बता सकता है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि एक समस्या के बहुत सारे हल बता दिए। तो बहुत सारे अगर हल बता रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित न होकर क्या होती है, समस्या जो है वह काल्पनिक हो जाती है ना, सृजनात्मक हो जाती है, क्रिएटिविटी हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी समस्या के एक पक्ष पर ध्यान नहीं देकर के हम क्या करते हैं, उसके सभी पक्षों पर ध्यान देते हैं। तो ऐसा सोचना हमारा क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण, बालक यहाँ पर क्या बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं। इसके द्वारा खोजा गया जो समाधान है, यानी कि जो समस्या का समाधान है वो कैसा होता है, तो ओपन इंडेड होता है। ओपन इंडेड कहने का मतलब है खुला है ना। बच्चे को मैंने खुली छूट दे दी है कि वो किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहीं पर मैं दिल्ली की राजधानी पूछ देता हूँ, है ना, तो केवल दिल्ली की राजधानी पूछूंगा तो बच्चे वहां पास क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, केवल वो
नई दिल्ली पर ही जाएंगे, है ना, तो सभी सभी वहीं पर रह जाएंगे, तो वहाँ हो गया हमारा क्लोज इंडेड। ठीक है, और इसी को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, तो आगमनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आगमनात्मक क्या होता है, तो उदाहरण, है ना, तो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं हम लोग। तो उदाहरण एक तरीके से तो नहीं बता सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं। तो ये है हमारा अपसारी चिंतन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ये जो तीनों है ना, हमने पहला अभिसारी, अपसारी, अब पढ़ रहे हैं आलोचनात्मक, यानी कि इन तीनों में से आपको किसी न किसी में से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आलोचनात्मक चिंतन। देखिए आलोचनात्मक चिंतन क्या है, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। गुण और दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। अब यहाँ पर कोई समस्या तो है ना, लेकिन समस्या के यहाँ पर दो पक्ष हो गए। कैसे कैसे, तो एक हमारा प्लस पॉइंट में है, एक हमारा माइनस पॉइंट पे है। ठीक है, तो हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों में से, है ना, जो चीज अच्छा है, अगर प्लस अच्छा है तो प्लस की ओर चलेंगे, माइनस अच्छा है तो माइनस की ओर चलेंगे। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सही और गलत का निर्णय लेंगे, है ना। तो सही और गलत का यदि हम निर्णय ले पा रहे हैं कहीं पर, तो वो हो जाएगा हमारा आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, जैसे कि सही और गलत को समझते हुए तथा विश्लेषण करते हुए, है ना, चिंतन करना ही क्या कहलाता है, हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। यदि यह सबसे अच्छा, देखिए ये क्या कहलाता है, यही जो है वह जो आलोचनात्मक चिंतन है उसे सबसे अच्छा चिंतन कहा जाता है। सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो तीन चार चिंतन के नाम दे दिए, है ना, इनमें से कौन, यानी कि निम्न में से कौन सबसे अच्छा चिंतन कहलाता है, ये दे दिया था, है ना, जिसमें अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन और चौथा हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता था, है ना। तो ऐसे करके प्रश्न बना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए चिंतन के सामान्य प्रकार, यानी कि चिंतन केवल यहीं पर खत्म नहीं होता है ना, चिंतन के और भी प्रकार है। हम किसी न किसी रूप में और किसी रूप में हम सोचते ही रहते हैं ना। तो और देखते हैं हम लोग और क्या क्या है अन्य प्रकार में। तो प्रत्यक्षात्मक मूर्त चिंतन, यानी कि प्रत्यक्षात्मक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो समस्या है वो आपके सामने प्रकट रहेगी, है ना, यानी कि आपके सामने है वो समस्या, आपको दिखाई दे रहा है, तभी आप उस पे क्या करेंगे, चिंतन कर पाएंगे। तो ऐसा चिंतन हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षात्मक, यानी कि मूर्त चिंतन हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं। जो चीजें दिखाई देती है उसके बारे में चिंतन करना ही क्या कहलाता है, मूर्त चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है, यानी कि जो मूर्त चिंतन है वो निम्न स्तर का होता है, क्योंकि हम समस्या को देखेंगे और समस्या के जहां तक हम देख पा रहे हैं उतने को ही बता पाते हैं, है ना। तो ये निम्न स्तर का हो गया। अगला है हमारा प्रत्ययात्मक, यानी कि इसे हम अमूर्त कहते हैं। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, अमूर्त चिंतन, जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। ये क्या होता है, जो चीजें दिखाई नहीं देती उसके बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि कोई समस्या है और समस्या के हर एक पहलू को सोच पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमूर्त चिंतन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे है हमारा काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक चिंतन क्या है, तो पूर्व अनुभव के आधार पर कल्पना करना, यानी कि यहाँ पर कोई समस्या है तो समस्या के हमने पहले पूर्व अनुभव को देखा और उसके बारे में हम बता रहे हैं कि आगे चल के ऐसे हो सकता है ना। या फिर जैसे कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, है ना, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आगे चलकर मेरा पेट्रोल खत्म हो सकता है, तो ये मेरी कैसी हो गई, कल्पनात्मक चिंतन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है हमारा लॉजिकल थिंकिंग, जिसे हम तार्किक चिंतन कहते हैं। किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना, यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। यानी कि जो तार्किक चिंतन है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो चिंतन का सबसे श्रेष्ठ चिंतन माना जाता है अन्य प्रकार में। ठीक है, लेकिन अगर आ जाएगा तर्क या फिर आलोचनात्मक में, तो आलोचनात्मक ही सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा तार्किक, फिर काल्पनिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त, फिर मूर्त। ठीक है, तो ये थे हमारे चिंतन और चिंतन के प्रकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग चिंतन के साधन दिए हुए हैं उसके बारे में। अब देखिए चिंतन के साधन क्या क्या हैं। चिंतन के साधन यानी कि टूल्स
टूल्स की बात करते हैं, तो चिंतन करने के लिए टूल्स यानी कि चिंतन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। देखिए, चिंतन तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई चीज़ की तो आवश्यकता होगी ही, है ना। तो किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले है हमारा प्रतिमा, जिसे हम इमेजेस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर चित्र की आवश्यकता होगी, है ना। दूसरा है भाषा, यानी कि लैंग्वेज की भी आवश्यकता है, ठीक है। तीसरा है हमारा संप्रत्यय, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट्स, यानी कि कोई अवधारणा, है ना। और चौथा है हमारा प्रीपोजिशन, जिसे हम प्रतिज्ञप्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एक एक होता क्या है। जो प्रतिमा है, भाषा है, संप्रत्यय है और प्रतिज्ञप्ति है, ये होता क्या क्या है ना। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा प्रतिमा। देखिए, प्रतिमा क्या है, तो पूर्व अनुभूतियों को अस्पष्ट रूप से पुनः प्राप्ति, है ना। पुनः प्राप्ति को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिमा कह रहे हैं। यानी कि हम जो पूर्व में अनुभव कर चुके हैं, जिस वस्तु के बारे में हम जान रहे हैं, जैसे कि कोई बालक है ना, आपके क्लास में आपने पूछा कि आपने गाय देखा है, हाँ, तो बच्चा बता देगा कि मैंने गाय देखा है। क्या आप गाय की उसको बच्चे को बोलेंगे कि तुम्हारे मस्तिष्क में गाय का चित्र बना है क्या, तो हाँ बोलेगा, है ना, क्योंकि उसने गाय को देख लिया है ना। तो उसके पूर्व अनुभव में वो है, तो उसके बारे में वो क्या लगा लिया, तर्क लगा सकता है, इमेजेस वो ढूंढ सकता है ना। जैसे हम सोचते हैं कि मैं कुर्सी देख रहा हूँ, तो कुर्सी मेरे आँख में दिख सकता है, क्योंकि मैं कुर्सी के बारे में पहले से जान रहा हूँ, है ना। तो जो पूर्व अनुभव से हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उसके बारे में यदि हम पुनः सोच रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, प्रतिमा। यानी कि उस चीज का हमारा क्या हो जाएगा, मन में चित्र बन जाता है ना। अगर चित्र बन जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिमा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है, बालक घर में बैठकर स्कूल की कुर्सी, टेबल, पंखे के बारे में सोचता है ना। यानी कि घर में बैठा है बालक और कुर्सी टेबल के बारे में सोच रहा है स्कूल के, कि मैंने कुर्सी, मेरा ऐसा है, मेरा कुर्सी वैसा है करके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसका प्रतिमा हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बच्चे में उस चीज का, है ना, उस स्कूल के जिस वस्तु के बारे में वो सोच रहा है, उसका उसके मन में क्या बनता है, उसके मन में एक संरचना बन रही है ना कुर्सी की, तो ये हो जाएगी हमारी प्रतिमा। दूसरा है भाषा। अब भाषा के बारे में तो आप सभी जानते हैं ना, भाषा क्या है, तो कोई भी चीज है उसको हमें व्यक्त करना है, तो कोई एक ना एक माध्यम की जरूरत होगी, तभी तो हम दूसरे से बात कर पाएंगे कि यह जो हम बात कर रहे हैं दूसरे से, यानी कि कोई समस्या है, तो उस समस्या को हम दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम किसी वस्तु के बारे में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा तीसरा साधन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट। यानी कि कॉन्सेप्ट भी जरूरी है चिंतन करने के लिए। क्या है, एक कॉन्सेप्ट की भी जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि प्रत्येक वस्तु या घटना एक संप्रत्यय व्यक्ति के मन में होता है, जिसे उसे व्यक्ति को, यानी कि उस व्यक्ति को चिंतन में मदद मिलती है। यानी कि जब तक आपके मन में कोई चीज की अवधारणा नहीं बनी है, तो आप उस वस्तु के बारे में चिंतन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक गाय है, अब गाय के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि गाय है ना, तो आप गाय को जान रहे होंगे, आपके मन में गाय के बारे में अवधारणा बनी है, तभी आप गाय के बारे में सोच पाएंगे। अब गाय के बारे में क्या क्या सोचेंगे आप, तो गाय है, गाय गोबर देती है, गाय दूध देती है, गाय के दूध से घी बनती है, गाय के गोबर से औषधि बनती है ना। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत सारी विशेषताएं आपने ढूंढ ली। तो इन सारी विशेषताओं से ही हमने किसको संबोधित कर लिया, यहाँ पर गाय को, है ना। तो गाय का मेरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का होना भी जरूरी है। जैसे कि चार पैर वाले जानवर कहा जाए तो बच्चों के मन में अनेक प्रकार के संप्रत्यय बन जाएंगे। यानी कि आप एक टीचर हैं और बच्चों को ये बताएंगे कि चार पैर वाले जानवर क्या क्या होते हैं, तो बच्चे देखिए, बच्चे के मन में बहुत सारी पहले से कॉन्सेप्ट बने होंगे। तो गाय चार पैर वाली है, तो आप पूछेंगे क्यों है, आपने चार पैर देखे, हाँ, तो बच्चे बोलेगा हाँ उसके चार पैर हैं, है ना। गाय की विशेषता भी बता सकता है वो, और क्या बता सकता है, कोई कुत्ते के बारे में बता सकता है। अब आप यहाँ पर डिफरेंस करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि चार पैर तो इसके हैं, चार पैर उसके हैं,
अब मैं दोनों को गाय भी बोल सकता हूँ या फिर दोनों को मैं कुत्ते बोल सकता हूँ। तो बच्चा बोलेगा नहीं सर, हम दोनों को गाय या फिर कुत्ता नहीं बोल सकते, है ना, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, कोई ना कोई विशेषताएं बताएगा, है ना, जिससे दोनों में डिफरेंस हो जाए। तो जहाँ पर हम डिफरेंस कर पा रहे हैं और किसी कॉन्सेप्ट को ग्रहण किए हुए हैं, है ना, यानी कि किसी वस्तु के बारे में हमने पहले से ज्ञान रखा हुआ है और उस वस्तु को उसी प्रकार की वस्तु से भिन्न कर पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा चौथा, जिसे हम प्रतिज्ञप्ति या फिर प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, चिंतन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बाह्य वातावरण की आंतरिक छवि में जोड़ तोड़ करता है। यानी कि जितने भी हमने चिंतन के बारे में प्रोसेस कर रहे हैं, उसी सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। यानी कि प्रतिज्ञप्ति क्या है, जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है ना, जहाँ पर हम चिंतन के बारे में या फिर कोई एक सार्थक अर्थ यानी कि निश्चित अर्थ पर पहुँचने के लिए, है ना, जो हम तोड़ फोड़ या फिर सही गलत का निर्णय कर पा रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिज्ञप्ति या फिर प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी चिंतन और उसके साधन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो आगे है हमारा चिंतन विकास के उपाय, यानी कि हम चिंतन को कैसे विकसित कर सकते हैं, जो हमारा चिंतन है हम उसको कैसे विकसित कर सकते हैं। तो छात्रों को किसी विषय के प्रति विचार व्यक्त करवाना, यानी कि जैसे 4 पैर बोल दिए तो बच्चे बहुत से जानवर के बारे में बता सकते हैं। 2 पैर बोलेंगे तो 2 पैर वाले, उड़ने वाले बोलेंगे तो उड़ने वाले, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को कोई ना कोई विषय वस्तु के बारे में एक टॉपिक देनी चाहिए, जिससे बच्चे में क्या हो जाए, चिंतन का विकास हो जाए। ठीक है, दूसरा है बच्चे में किसी विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी कि प्रश्न बताएंगे जैसे गाय के बारे में, है ना, तो वो क्या अपनी जिज्ञासा वहाँ पर बन जाएगी बच्चे में। या फिर हम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बच्चे आपने, या फिर हम किसी बच्चे से पूछ रहे हैं कि आप स्कूल आते समय कितने जानवर को या फिर कितने जानवर देखे और कैसे कैसे जानवर देखे। तो यहाँ पर बच्चा क्या बहुत सारे जानवर के बारे में बता सकता है, जितने उसने देखे उसके बारे में, है ना, उसकी विशेषताएं बता सकता है। तो ये इससे क्या हो जाएगी, उसकी चिंतन शक्ति जो है वह उभरने लगेगी, है ना, उसका विकास होगा। ठीक है, और ये कब करेंगे हम लोग, तो प्री चाइल्डहुड में करेंगे, है ना, से चिंतन करवाना या फिर खिलौने देकर। यानी कि प्री चाइल्डहुड कहने का मतलब है यानी कि यहाँ पर 2 से लेकर के 6 वर्ष का बच्चा है, उसको हम अगर चिंतन करा रहे हैं तो बच्चे में जो चिंतन शक्ति है वो सबसे ज़्यादा विकसित होती है। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि बच्चे में सबसे ज़्यादा चिंतन शक्ति का विकास किस वर्ष में होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, तो वहाँ पर हम लगाएंगे प्री चाइल्डहुड, जिसे हम जानते हैं 3 से लेकर के 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे है तर्कणा के बारे में। तो तर्कणा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, तर्कणा भी चिंतन का ही एक भाग है। तर्कणा, है ना, तर्कणा यानी कि जो तर्क है वो चिंतन का ही भाग है। चिंतन की ये कैसी कहाँ पास है, तो ये मुख्य है ना। मुख्य कहने का मतलब है ये सबसे हाई लेवल की थिंकिंग है। कौन, हमारी जो तर्कणा है ना, जिसे हम तर्क कहते हैं, वो हमारी हाई लेवल थिंकिंग होती है। तर्कणा रीजनिंग एक वास्तविक यानी कि रियल चिंतन होता है। तर्कणा के माध्यम से चिंतन को क्रमबद्ध बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर तर्कणा का अर्थ क्या है, तो समस्या समाधान का व्यवहार, यानी कि कोई भी समस्या है तो उस समस्या समाधान के हम अभिव्यक्त कर रहे हैं या फिर जिस क्रम से हम उस समस्या का समाधान को बता रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, तर्क शक्ति हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अर्थ हो जाएगा। रेबर क्या कहते हैं तर्कणा के बारे में, कि तर्कणा एक चिंतन है, और जो कि सही है ना, ये हमारी हाई लेवल थिंकिंग होती है। चलिए अब देखिए रीजनिंग के प्रकार। तो रीजनिंग के हम 4 प्रकार देखते हैं। सबसे पहले है निगमनात्मक तर्कणा, यानी कि नियम की ओर।
ऐसी तर्कना जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियम तथ्यों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी कि कोई नियम है, कोई सूत्र है, उससे कोई व्यक्ति या बच्चा जो है वह एक सार्थक अर्थ तक पहुंच जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगमनात्मक तर्कना हो जाएगा, यानी कि नियम से हम कहाँ जा रहे हैं, हल की ओर जा रहे हैं, उदाहरण की ओर जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारा आगमनात्मक, जिसे आगमनात्मक कह रहे हैं वो क्या है हमारा, तो ऐसी तर्कना जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्य में अपने से नया ज्ञान जोड़ता है, यानी कि यहाँ पर हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं बच्चे को, है ना, बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि हमने कहा बच्चे को कि गाय है ना, तो गाय तो एक होती नहीं है, नील गाय भी होती है ना, सामान्य गाय भी होती है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। कुत्ता या फिर कुत्ते के रंग यानी कि विशेषता, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, उदाहरण से नियम की ओर पहुंचते हैं, और ऐसे सोचने को ही हम क्या कह रहे हैं, आगमनात्मक तर्कना कह रहे हैं। ठीक है। अगला है हमारा आलोचनात्मक तर्कना। तीसरा क्या है, तो आलोचनात्मक तर्कना है। आलोचनात्मक तर्कना क्या है, ऐसी तर्कना जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु यानी कि वस्तु या घटना के बारे में सोचते या समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण और दोष के बारे में परख लेता है, यानी कि यहाँ पर हम किस प्रकार से सोच रहे हैं किसी समस्या के बारे में, उनके गुण और दोष के बारे में, यानी कि सही गलत के बारे में यदि सोच पा रहे हैं और निर्णय ले पा रहे हैं तो हमारी हो जाएगी आलोचनात्मक तर्कना। ठीक है। सादृश्यवाची तर्कना क्या है, तो सादृश्यवाची का कहने का मतलब है यहाँ पर तुलना करने से। ठीक है। इस तरह के तर्कना में व्यक्ति उपमा यानी कि तुलना के आधार पर तर्क वितर्क करता है, चिंतन करता है, यानी कि यहाँ पर तुलना करता है। जैसे हमने कह दिया था गाय और कुत्ते के बारे में, तो वहां पर तुलना कर रहा है कि गाय एक अलग प्राणी है और कुत्ता एक अलग प्राणी है ना, तो दोनों की विशेषता बताकर वहां पर क्या किया गया, दोनों में डिफरेंस बताया गया है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं रीजनिंग के सोपान, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे एक बार। ठीक है। देखिए तर्क के जो सोपान है, स्टेप्स ऑफ रीजनिंग, ये क्या है, समस्या की सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, यानी कि समस्या तो चाहिए, तो सबसे पहले हम उस समस्या की पहचान कर लेंगे कि ये समस्या मेरा समस्या है। ठीक है। फिर उस समस्या के बारे में मैं कोई आंकड़ा निकालूंगा, यानी कि संग्रहण करूंगा, है ना। फिर अनुमान लगाऊंगा कि समस्या पर कैसे पहुंचा जाए। फिर अनुमान के अनुसार मैं क्या करूंगा, उस पर कार्य करना शुरू कर दूंगा, यानी कि प्रयोग करना शुरू कर दूंगा। फिर प्रयोग करूंगा तो कोई ना कोई मुझे एक निर्णय लेना पड़ेगा लास्ट तक पहुंचने के लिए, यानी कि मैं निर्णय तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये पहले मैंने एक समस्या ले ली, है ना, अब ये बहुत सारी समस्याएं हैं मान के चलो, अब मुझे इनमें से एक समस्या चाहिए, तो मैंने ये बड़ी वाली समस्या ले ली, है ना। बड़ी वाली समस्या के हल करने के लिए मैंने कुछ आंकड़े यहाँ के संग्रहण कर लिए, यानी कि कुछ जो समस्याएं उसको मैंने चुन के निकाल लिए। फिर अनुमान लगा रहा हूँ, यानी कि समस्या के उस स्थिति तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से मेरे को हल मिल सके, है ना। तो अब मैं हल करने तक पहुँच रहा हूँ। फिर अनुमान लगाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी अनुमान मैंने लगाए हैं वो सत्य हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी मैं जांच कर रहा हूँ, यानी कि वहाँ पर मैं प्रयोग कर रहा हूँ। फिर प्रयोग किया तो कुछ समस्याएं मुझे सत्य मिली, कुछ समस्याएं मुझे असत्य मिली। अब जो मेरे लिए उपयोगी है, सत्य अगर सत्य उपयोगी है तो सत्य के आधार पर मैं निर्णय ले रहा हूँ, अगर असत्य वहाँ पर उपयोगी है तो असत्य के आधार पर मैं क्या ले लूँगा, निर्णय ले लूँगा। ठीक है। तो जो रीजनिंग के स्टेप्स हैं वो कितने स्टेप्स में होते हैं, तो 5 स्टेप्स में होते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, पहचान करेंगे, संग्रहण करेंगे यानी कि कलेक्शन करेंगे, फिर पहुंचेंगे अनुमान तक यानी कि एक स्थिति तक पहुंचेंगे, फिर उसका उपयोग कर लेंगे, उपयोग करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, निर्णय ले लेंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे चिंतन और तर्कना। ठीक है। यहाँ से हमारा चिंतन खत्म होता है। अब हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो धन्यवाद। अगर आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।